1980 ये वो साल है जब वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के करीब से गुजर रहा था। इस स्पेसक्राफ्ट ने हमें सैटर्न के रिंग्स की तस्वीरें भेजी और इसके साथ सैटर्न के चांद की भी तस्वीरें भेजी, जिसका नाम टाइटन है। ये एक ऐसा चांद है जिसके पास मोटा एटमॉस्फेयर मौजूद है। टाइटन की तस्वीर देखकर नासा ने ये तय कर लिया था कि हमें सैटर्न और इसके चांद पर जरूर जाना चाहिए, लेकिन ये कोई आसान मिशन नहीं था, जिसकी वजह से नासा, ईएसए और एएसआई ने एक साथ टाइटन पर मिशन करने का फैसला किया। एक ऐसा मिशन जिसमें हम पहली बार सैटर्न को ऑर्बिट करने वाले थे। ये मिशन तकरीबन 20 साल के लिए था। इस मिशन में हमने सैटर्न को बहुत करीब से देखा। सबसे बड़ी बात ये थी कि हम पहली बार किसी दूसरे प्लेनेट के चांद पर लैंड करने वाले थे। इससे पहले हमारे स्पेसक्राफ्ट दूसरे प्लैनेट्स पर लैंड कर चुके थे, जिसकी वजह से ये हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं था। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी बात थी कि हमारा स्पेसक्राफ्ट किसी दूसरे प्लैनेट के चांद पर लैंड करने वाला था। एक ऐसा चांद जो गहरे बादलों से ढका हुआ था। आखिर इस चांद के अंदर ऐसा क्या था और ऐसी क्या वजह थी जिससे साइंसदानों को लगा कि हमारी जमीन के बाद इस चांद पर लाइफ हो सकती है? ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। टाइटन को प्लेनेट लाइक मून भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद अर्थ और वीनस के बाद टाइटन ही ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जिसके पास ठोस सतह मौजूद है। इसके पास एटमॉस्फेयर की मोटी तह भी मौजूद है। अगर टाइटन सैटर्न का मून ना होता और हमारे सूरज को ऑर्बिट कर रहा होता, तो शायद आज मरकरी, मार्स, जुपिटर और हमारी जमीन की तरह टाइटन भी सोलर सिस्टम के प्लेनेट की लिस्ट में मौजूद होता। टाइटन साइज के लिहाज से मार्स और प्लूटो से भी बड़ा है और जुपिटर के मून गैनीमेड के बाद टाइटन ही हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा चांद है। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि टाइटन हमारे चांद से 1.5 गुना बड़ा है और इसका डायमीटर 5150 किलोमीटर है और इसका मैस हमारे चांद से 80% ज्यादा है। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट से भेजी गई टाइटन की तस्वीरों को देखकर साइंसदान हैरान हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्होंने इसे एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए 15 अक्टूबर 1997 को कैज़नी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। 7 साल के लंबे सफर के बाद फाइनली 1 जुलाई 2004 को सैटर्न के ऑर्बिट में दाखिल होने में कामयाब हो गया। कैज़नी से पहले भी 3 स्पेसक्राफ्ट पायनियर 1, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 लॉन्च किए जा चुके थे, जिसकी वजह से हमारे पास सैटर्न की बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद थी। ये तमाम स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के करीब से ही गुजर रहे थे, लेकिन कैज़नी ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने इसके ऑर्बिट में दाखिल होकर इसे ऑर्बिट किया। इस स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार हमें सैटर्न की डिटेल्ड इमेज भेजी, जिसकी वजह से हमें पहली बार सैटर्न को डिटेल से स्टडी करने का मौका मिला। ये बात आप जान ले कि 7 साल के सफर में ये स्पेसक्राफ्ट अकेला नहीं था। इसके साथ एक लैंडर को भी भेजा गया था, जो टाइटन पर लैंड करके ये जानने वाला था कि आखिर इसके गहरे एटमॉस्फेयर के नीचे क्या क्या राज छुपे हैं। इस लैंडर का नाम ह्यूगेंस था। कैज़नी स्पेसक्राफ्ट को नासा ने और इसके लैंडर को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया था। 2004 के आखिर में कैज़नी टाइटन के ऑर्बिट में दाखिल होने में कामयाब हो चुका था और 24 दिसंबर 2004 को ह्यूगेंस लैंडर ने कैज़नी से अलग होकर अपना मिशन शुरू किया और कैज़नी स्पेसक्राफ्ट ने भी टाइटन के ऑर्बिट में रहकर हमें इसकी इमेजेस भेजना शुरू कर दी। इस इमेज में हमें टाइटन के घने बादलों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कैज़नी में लगे रेडार कैमरा की मदद से इस घने बादलों के नीचे की इमेज ली गई, जिसकी वजह से हमें हैरानकुन इमेजेस देखने को मिली। ये गहरे धब्बे आखिर थे क्या? टाइटन के एटमॉस्फेयर में जाते ही इसने ईएसए को बहुत ज्यादा इमेजेस भेजना शुरू कर दी। टाइटन की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से इसका एटमॉस्फेयर बहुत दूर तक फैला हुआ है। इसके बाद वो वक्त आया जब ह्यूगेंस 6 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से टाइटन के एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहा। हैरानकुन बात तो ये थी कि इस दौरान टाइटन के एटमॉस्फेयर के 5 किलोमीटर तक इसे सिर्फ घने बादल और धूल ही देखने को मिली। इसके बाद इसके पैराशूट खुले और ये टाइटन की सतह की तरफ बढ़ता रहा, जिसकी वजह से हमें क्लियर इमेजेस देखने को मिली। यहाँ पर हमें छोटे छोटे पहाड़ देखने को मिले। इसके अलावा यहाँ नदियों के पानी के निशान भी देखने को मिले। ये चीज बहुत ज्यादा हैरान करने वाली थी।
जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज से 1.4 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर टाइटन मौजूद है। यहाँ पर टेम्परेचर -179 डिग्री होता है। इतने कम टेम्परेचर में लिक्विड वाटर का होना आखिर कैसे मुमकिन हो सकता है? टाइटन के घने एटमॉस्फेयर में 98.4% नाइट्रोजन, 1.4% मीथेन और 0.1% हाइड्रोजन मौजूद है। इसका मतलब ये भी है कि हमारी जमीन के बाद टाइटन ही वो वाहिद ऑब्जेक्ट है जिसका एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से भरा हुआ है। इसके बावजूद साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि टाइटन पर मौजूद नदियों में लिक्विड चीज आखिर है क्या, क्योंकि इतने कम टेम्परेचर में पानी का लिक्विड फॉर्म में होना नामुमकिन है। साइंटिस्ट को इस सवाल का जवाब टाइटन के एटमॉस्फेयर से ही मिला। वो ये है कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के बाद मीथेन एक ऐसी चीज थी जो कम टेम्परेचर में भी लिक्विड फॉर्म में रहती है, यानी कि टाइटन पर मौजूद ये नदियां पानी की नहीं बल्कि मीथेन की थी। ये बात जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में टाइटन ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो काफी हद तक हमारी जमीन जैसा नजर आता है। यहाँ पर हमारी जमीन ही की तरह नदियाँ, समुंदर और पहाड़ मौजूद हैं, लेकिन ये दोनों देखने में बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि टाइटन की सतह मिट्टी से नहीं बल्कि बर्फीले हाइड्रोकार्बन और पानी से बनी है। यानी कि टाइटन पर मौजूद पहाड़ और रेगिस्तान बर्फीले हैं। टाइटन के इतने कम टेम्परेचर की वजह से पानी बर्फ की शक्ल में और मीथेन लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। 14 जनवरी 2005 ये वो दिन था जब ह्यूगेन्स लैंडर टाइटन की सतह पर लैंड हुआ था। लैंड होने के कुछ टाइम बाद इसने हमें इमेजेस भेजना शुरू कर दी। क्या आप ये जानते हैं कि मार्स के बाद टाइटन ही एक ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जो इतनी दूरी पर होने के बावजूद हम इस पर लैंड हो गए। ये हमारी जमीन से दूर एक ऐसी जगह है जहां आज तक कोई भी मैन मेड स्पेस प्रॉब लैंड नहीं हुआ। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि यहाँ बारिश भी होती है, लेकिन वो बारिश पानी की नहीं बल्कि मीथेन की होती है। टाइटन एक ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जो हमारे काम आने वाले ईंधन की नदियों से भरा हुआ है। साइंटिस्ट के मुताबिक टाइटन में मौजूद ये लिक्विड मीथेन और ये दरिया ईंधन की कमी को पूरा कर सकते हैं। साइंटिस्ट ये अंदाजा लगा रहे हैं कि टाइटन की इन नदियों में लाइफ मौजूद हो सकती है जो हमारी जमीन पर मौजूद इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। ऐसा भी हो सकता है कि टाइटन में मौजूद नदियों के नीचे कोई बैक्टीरिया मौजूद हो, और साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि इनके नीचे ऑर्गेनिक कंपाउंड की कोई कमी नहीं है और यहाँ पर लाइफ का होना कोई आसान काम नहीं है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में मौजूद ये जानदार हमारे लिए किसी एलियन से कम नहीं होंगे, क्योंकि ये हम इंसानों से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। कैज़नी स्पेसक्राफ्ट टाइटन के एटमॉस्फेयर में रहकर इसे ऑर्बिट कर रहा था, जो टाइटन की सतह से 800 किलोमीटर से शुरू होकर 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी मदद से टाइटन के नॉर्थ पोल के ज्यादातर हिस्सों की मैपिंग भी की जा चुकी है। वैसे ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि टाइटन हमारी जमीन से इतना दूर है कि इसका डाटा हम तक पहुंचने में 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त लगता है। टाइटन की सतह के बारे में जानने के लिए हमें 7 साल का इंतजार करना पड़ा और आखिरकार साइंटिस्ट अपने इस मिशन में कामयाब हो चुके हैं। ये थी सैटर्न के सबसे बड़े और हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे सबसे बड़े मून टाइटन के बारे में इंफॉर्मेशन। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।